no gold is not enough. नमस्कार, मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्निंग अर्निंग में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से नए ज़माने के नए तरीके से करने वाले बिजनेस के बारे में बताते हैं। आज का हमारा वीडियो पर्ल वाइन के मनी रोटेशन होने के सवाल पर है। हमारा मनी रोटेशन के कंसेप्ट पर ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने हमारे पर्ल वाइन सीरीज़ के पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, उनको देख लीजिए ताकि आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी हो जाए। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने पहले वीडियो में जाना था मनी रोटेशन के कंसेप्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द प्राइस चिट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 के लीगल प्रोविजंस के पैरामीटर पर। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देख लीजिए ताकि आपको इस कंसेप्ट को ठीक से समझने में आसानी हो। आज हम इस मनी रोटेशन के कंसेप्ट को और थॉरोली और डिटेल में समझने के लिए कुछ और इनेक्टमेंट्स यानी कानूनों को पढ़ेंगे और उसकी पेचीदगियों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये कंसेप्ट वंस एंड फॉर ऑल फुल्ली थॉरोली हम समझ जाए। एक बार फिर हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखते हुए थोड़ा धैर्य रखें और एकदम पूरा देखें ताकि आपको ये मनी रोटेशन का कंसेप्ट हमेशा के लिए बहुत आसानी से और अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से इस मनी रोटेशन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये हमारा रिसर्च पेज है मनी रोटेशन पर। देखिए, हमारी रिसर्च टीम ने इस पर थोड़ा मेहनत की और जहाँ जहाँ पर भी प्राइस चिट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम का रेफरेंस था या अनरेगुलेटेड डिपॉजिट की बात थी, उन सभी कानूनों को पढ़ा, समझा और हर नज़रिए से ये समझने की कोशिश की कि जो भी पर्ल वाइन में एक्टिविटी है क्या कहीं वो किसी भी लेजिस्लेशन में, किसी भी इनैक्टमेंट में किसी भी तरह से कवर तो नहीं होती। तो उसी के चलते हुए ये एक और एक्ट है, ये एक नया लेजिस्लेशन लाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका नाम है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि ये समझ आ जाए ये क्या चीज़ है। देखिए, हमारे देश में अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज थी और अलग अलग एंटिटीज डिपॉजिट इन्वेस्टर से ले रही थी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। कुछ डिपॉजिट्स टेकिंग एंटिटीज रेगुलेट होती हैं सेबी से, कुछ होती हैं स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज से, कुछ होती हैं बैंक से, कुछ होती हैं आरबीआई से, तो और कुछ होती है नेशनल हाउसिंग बोर्ड से। तो थोड़ा कंफ्यूजन था। उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इस रेगुलेटरी गैप को हाईलाइट किया गया था 21st रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी थी और जिसका नाम दिया गया था एफिकेसी ऑफ रेगुलेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, चिट फंड्स एक्सेट्रा। इसके लिए बनाई गई थी। उन्होंने ये रिकमेंड किया कि ये रेगुलेटरी गैप्स हैं, इसको फिल करने के लिए एक लेजिस्लेशन की जरूरत है और उनकी रिकमेंडेशन पर यह एक्ट लाया गया। इसको ब्रीफ में इतना ही समझते हैं, इतना ही काफी है। एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट था 1978 बैनिंग एक्ट, वो भी चिट फंड से डिपॉजिटर्स की प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। और ये जो एक्ट लाया गया ये भी डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। बेसिकली ये डिपॉजिटर्स की प्रोटेक्शन के लिए है। वहां पर चिट फंड्स में जो लोग डिपॉजिट करते थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए था और ये भी प्रोटेक्शन डिपॉजिटर्स की है। लेकिन हमने इसको इसलिए टच किया और इसको इसलिए हम समझ रहे हैं क्योंकि इसमें इसके जो पैरामीटर्स हैं उस पर भी हम चेक करेंगे कि हमारी जो पर्ल वाइन की एक्टिविटी है कहीं इसमें कवर होती है या नहीं। तो ये भी एक्ट है। देखिए, इसका इस लेजिस्लेशन का लिंक है, इसको हम क्लिक करेंगे तो इसके पेज पे पहुंच जाएंगे। ये खुल गया इसका पेज। ये देखिए, दी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, ये पूरा एक्ट है, लेजिस्लेशन है। लेकिन हमें इस सारे को देखने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने इसके जो रेलिवेंट प्रोविजंस है वो कॉपी कर लेते हैं और अपने रिसर्च पेज पे वापस आ जाते हैं। देखिए, अब इसमें
पहली चीज ये क्योंकि डिपॉजिट की बात करता है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019। तो पहले ये समझना जरूरी है कि डिपॉजिट क्या है। तो डिपॉजिट की डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 2(4) डिफाइंस ए डिपॉजिट टू मीन एन अमाउंट ऑफ मनी received by way of an advance or loan or in any other form by a deposit taker with a promise to return whether after a specified period or otherwise, either in cash or in kind or in the form of a specified service with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form। बहुत वाइड रेंजिंग डेफिनेशन है ये, बहुत वाइड रेंजिंग डेफिनेशन है। तो इसमें अगर इस डेफिनेशन के पैरामीटर पर हम अभी पर्लवाइन का जो सब्सक्रिप्शन है उसको रखते हैं तो वो कहीं आता नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सब जगह एक ही चीज़ है। यहाँ पर भी मैं इसको, अगर आप देखेंगे इस वर्ड को, प्रॉमिस, हर डेफिनेशन में हमने कल के लेजिस्लेशन में पुरानी वीडियो में जो आपको बताया था, द प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, एक ही फंडामेंटल बात थी कि प्रॉमिस अगर है, अगर कोई पैसा लेते हुए, कोई डिपॉजिट लेते हुए, बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड, हम इस डिपॉजिट का कोई भी नाम दे सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं, डिपॉजिट कह सकते हैं, एनी नेम। तो अगर उसमें प्रॉमिस है कुछ भी रिटर्न देने का, वो भी किसी फॉर्म में हो, किसी भी नाम से हो, तो वो कवर हो जाता है। लेकिन क्योंकि पर्लवाइन किसी भी चीज के लिए प्रॉमिस नहीं करती है, कोई प्रॉमिस नहीं है। प्रॉमिस क्या है? ऑटो पूल का। तो ऑटो पूल मिलता है लेकिन कोई प्रॉमिस पर्लवाइन नहीं करती कब मिलेगा, कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं है, कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है, तो कोई रिटर्न एश्योर्ड नहीं है उनकी तरफ से, कोई कमिटमेंट नहीं है पर्लवाइन की तरफ से, राइट। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें देखिए यहाँ पर बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, ये एक्ट में बहुत स्पेसिफिक कहा गया, सेक्शन 3 है ये डिफाइन करता है। सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन थी डिपॉजिट की, वो हमने पढ़ी। अभी हम सेक्शन 3 पर देखते हैं, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। ये जो टेक्स्ट रेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डेलिबरेटली इसको हाईलाइट किया। नो डिपॉजिट टेकर, इवन द डिपॉजिट टेकर हैज बीन डिफाइंड। एक्ट में नीचे डिपॉजिट टेकर की भी डेफिनेशन है। ऑलमोस्ट ऑल एंटिटीज, इंडिविजुअल्स, सब कवर कर लिए गए हैं उसके अंदर। तो ऑल डिपॉजिट टेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना प्रमोट करेंगे, ना ऑपरेट करेंगे, ना एडवर्टीजमेंट देंगे, ना सॉलिसिट करेंगे और ना नए मेंबर्स को एनरोल करेंगे फॉर एनी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। यहां पर एक नई टर्म आ गई है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। यहां पर इसको बैन कर दिया गया। अब सेक्शन 6 डिफाइन करता है सर्टेन स्कीम टू बी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। अब डिपॉजिट स्कीम कौन सी? देखिए आ गया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए प्राइस चिट और ए मनी सर्कुलेशन स्कीम बैंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 shall be deemed to be an unregulated deposit scheme under this act। मतलब ये हुआ कि वो जो भी एक्टिविटी है जो इस प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के अंडर बैंड है, उसको इस करंट वाले लेजिस्लेशन में, यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 में क्या कहा जाएगा? अनरेगुलेटेड डिपॉजिट। उसका नाम बदल दिया गया, उसको अनरेगुलेटेड डिपॉजिट कहा जाएगा। क्वेरीज के माध्यम से उनको समझाने के सवाल हैं, उनके जवाब, ताकि ये कंसेप्ट और आसानी से समझ आ जाए। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट किसको कहते हैं? अनरेगुलेटेड कौन सा हुआ? ए स्कीम और अरेंजमेंट अंडर विच डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड और सॉलिसिटेड। किसी भी स्कीम के अंडर, कोई भी कैसी भी स्कीम हो, उसमें अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं, नाम कोई भी हो सकता है, हम यहाँ डिपॉजिट लिखा हुआ है, बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड, अगर मनी एक्सेप्ट की जाती है या सॉलिसिट किया जाता है, मतलब प्रलोभन दिया जाता है डिपॉजिट देने का, बाई वे ऑफ बिजनेस के, ये बिजनेस है, इसमें इनकम होगी, इसमें रिटर्न मिलेगी और ये होगा, तो ये इसको हम रेगुलेटेड डिपॉजिट नहीं बोलते। तो ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट हो गया। अब रेगुलेटेड, ये कोई भी डिपॉजिट जिसमें आप स्कीम को देते हो, ये अनरेगुलेटेड। अच्छा, इसमें थोड़ा डिफरेंटली इसको एक्सप्लेन किया गया कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम कौन सी है? जिसमें आप प्रलोभन देके कोई डिपॉजिट लेते हैं इन्वेस्टर से, चाहे प्रलोभन किसी भी रूप में हो, इंटरेस्ट में हो, कैश और काइंड में हो या किसी भी फॉर्म में हो। अगर वो इस एक्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल 1, अगर उसमें वो स्पेसिफाइड नहीं है, शेड्यूल 1 में दिया हुआ है कि कौन सी स्कीम्स रेगुलेटेड है, उनके रेगुलेटर के नाम दिए हुए हैं, अगर वो किसी रेगुलेटर से रेगुलेटेड नहीं है तो वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है और वो बैंड है
और वो एक्टिविटी कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय एनी एंटिटी, इंडिविजुअल और पर्सन। अब रेगुलेटेड स्कीम देखिए, रेगुलेटेड स्कीम ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरह बहुत डिटेल में दी हुई है एक्ट में, तो शेड्यूल में मैं हमने ब्रीफ में यहाँ बताने की कोशिश की आपको कि स्कीम्स जो भी शेड्यूल 1 में लिस्टेड है वो रेगुलेटेड हैं। वो कौन सी हैं? वो भी ऐसी स्कीम्स जो रेगुलेट होती हैं सेबी से, आरबीआई से, आईआरडीए से, स्टेट गवर्नमेंट से, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से, नेशनल हाउसिंग बैंक से, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से, ईपीएफओ से, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, या वो डिपॉजिट्स जो कंपनीज एक्ट जिनका रेगुलेटर है, या वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट में निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी में आती हैं। अच्छा, इसके अलावा और ये दिया हुआ है कि वो डिपॉजिट जिनके लिए कोई गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई स्टैट्यूटरी बॉडी वो रेगुलेट कर रही है किसी डिपॉजिट को, तो वो रेगुलेटेड है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो किसी भी स्कीम को नोटिफाई कर सकती है कि रेगुलेटेड है। तो सिर्फ यही स्कीम्स रेगुलेटेड हैं, ओनली इन स्कीम्स के अंतर्गत ही कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी डिपॉजिट ले सकता है, मतलब डिपॉजिटर से पैसा कलेक्ट कर सकता है, पैसा ले सकता है, इसके अलावा नहीं ले सकता। अब चूंकि हमारी जो पार्लवाइन की हमने डेफिनेशन में ही चेक किया था कि डिपॉजिट की डेफिनेशन में ही हम फॉलो नहीं करते। पार्लवाइन जो डिपॉजिट की डेफिनेशन इस एक्ट में दी हुई है सेक्शन 2(4) में अभी हमने देखी है, देखिए यहां पर वो फॉलो नहीं करती क्योंकि कोई प्रॉमिस नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट कैन सेफली बी कंक्लूडेड कि पार्लवाइन इस एक्ट में या इस एक्ट के प्रोविजन से कवर नहीं होती। आपने अभी स्क्रीन पर देखा कि हमने इस मनी रोटेशन के कंसेप्ट को एक और कानून के कसौटी पर परखा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश की। हमें उम्मीद है आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, पर हमारी अभी रिसर्च पूरी नहीं हुई थी। कुछ और कानून हैं, उनकी कसौटियों पर भी इस कंसेप्ट को परखेंगे और उसके लिए एक और वीडियो हम बना रहे हैं जो बहुत जल्द रिलीज करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।